वेलकम टू द एसएच क्लासेस दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया है दोस्तों, वो सारा का सारा सवाल मैं एक वीडियो में इसको कवर करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले इतिहास का एक और वीडियो आपके चैनल पर अपलोडेड कर दिया गया है जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लगभग 200 क्वेश्चन को देखे थे दोस्तों। अगर कि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अब आज से लगातार 3 दिन वीडियो आएगा, इतिहास का वीडियो आएगा जिसमें आज हम प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं। कल जो आपका क्लास आएगा दोस्तों वो आएगा मेरा मध्यकालीन भारत का, उसके बाद फिर आएगा मॉडर्न इतिहास का दोस्तों, ठीक है। तो अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले। इससे भी पहले भी दोस्तों जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है। लगभग ईवीएस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी वगैरह हो गया, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर आपका बचा हुआ है। तो जल्द भी मैं उसको भी कवर करा दूंगा। एग्जाम से पहले मैं सारा आपका कवर करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है दोस्त। तो बहुत हो गई बातें, अब हम वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। जैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों हम आएंगे तो मेरा पहला सवाल आता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो कहाँ से वो प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुआ है जो दोस्तों मेरा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों। तो कैलकोलिथिक युग किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है मेरा ताम्रपाषाण युग का। और भी याद रखिएगा, ताम्रपाषाण युग वैसे युग को बोलते हैं जिसमें तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने बर्तन वगैरह मिलते हैं, उसको ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों। तो जो हड़प्पा में उपयोग किया जाता था वो किया जाता है मेरा लाल रंग का, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों। तो जो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है वो मेरा पड़ता है, जैसे कि आपको पता होगा, आद्य ऐतिहासिक काल में ये मेरा पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों। तो क्या थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारतें, ठीक है। ये एक नगरीकृत व्यवस्था थी, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो या समरी के वीडियो में मैं आपको बता दिया हूं। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का दोस्तों बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? तो वो एक मेरा था लोथल। लोथल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के में स्थित भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बिहार शिक्षक के लिए दोस्तों, तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है। उनके लिए मैं सारा का सारा जो भी सिलेबस है बिहार पीआरटी का, यानी कि शिक्षक बहाली का, प्राथमिक टीचर का, वो सारा का सारा मैं इस पीडीएफ में सिलेक्शन किट में मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। इसमें उनको क्या मिलेगा? क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का टोटल समरी मिलेगा दोस्तों, साइंस और आर्ट्स के, जो कि बिहार सरकार अपने स्कूलों में पढ़वाती है, ठीक। उसके बाद बीपीएससी में जितने भी सवाल मतलब पूछे जा चुके हैं सब्जेक्ट वाइज उनको हम पीडीएफ दूंगा। उसके बाद मैथ का भी पीडीएफ देंगे। उसके बाद जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा करंट अफेयर होने वाले हैं 2022-23 का, वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो जिनको भी चाहिए तो ये दिए गए नंबर पे आप आराम से हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। अब जितना जल्दी हो सके ये ले लीजिए क्योंकि इसका प्राइस अब बढ़ने वाला है। 25% इसमें अभी ऑफ चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जो आप क्वालिटी देखिएगा ना, जितने भी वीआईपी कोचिंग संस्थान है कहीं उससे लाख गुना अच्छा ये साबित होने वाला है आपका 299 रुपये का मेरा सिलेक्शन किट, याद रखिएगा इस बातचीत को, ठीक है। बाकी जिनको भी लेना होगा इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर सारा जानकारी दे दूँगा, क्या नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, जो मिलेगा यहाँ पर सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन में चलते थे। जैसे कि अगला सवाल जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 की तरफ अगर के आते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो जैसे कि ये बताया जो लोथल है गुजरात का, वो
बात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उसी के तरह अगर के अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है वो मेरा हुआ है बनवाली से। बनवाली याद रखिएगा, बनवाली हरियाणा के फतेहपुर जिले के में स्थित है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का दोस्तों निशान मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं, ये मिले हैं कालीबंगन। कालीबंगन है कहाँ, ये भी सवाल पूछता है आपसे। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे दोस्तों स्थित है ये, ठीक है। आगे सवाल है मेरा, जैसे कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा उत्खनन संबंधित नहीं, वो है मेरा बीए स्मिथ, इससे संबंधित नहीं है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोकजोकोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए बोकजोकोई महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। तो 10 राजाओं का युद्ध, जिसको बोलते हैं दशराग युग भी बोला जाता है, तो वो लड़ा गया था मेरा परुष्णी नदी के तट पर। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, निम्न ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों। तो कौन सा समर्पित है, वो मेरा समर्पित है 9वां मंडल, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जो ऋग मंडल में है, ऋग मंडल में टोटल 10 मंडल दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 114वां जो मंत्र है दोस्तों, वो सोम को समर्पित है। अगला सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो जैसे कि अभी बताया, वो जो समर्पित है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों। जो गायत्री मंत्र मिलता है वो मेरा मिलता है ऋग्वेद में, ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का जो रचनाकार थे दोस्तों, वो विश्वामित्र थे, ठीक। अब ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये वर्णित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है कि जैसे कि आपके स्क्रीन पर, कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। तो किसने ये प्रतिपादन किया है दोस्त, तो वो मेरा किए हैं वैशेषिक ने, ठीक। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सबको पता होगा, महावीर स्वामी का जन्म जो दोस्तों हुआ था, वो हुआ था मेरा कुंडलग्राम में, यानी कि कुंडलग्राम में। ये कुंडलग्राम दोस्तों वैशाली के निकट में स्थित है। इसको कुंडलग्राम या कुंडलपुर भी कहीं कहीं देता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्त कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो जो महावीर के दोस्तों वो मृत्यु हुई थी, वो मेरा हुई थी पावापुरी में मृत्यु हुई थी। अगला है सवाल कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों। तो जो प्रथम शिष्य था वो था मेरा जमाली। जिनको भी ये PDF चाहिए हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, कुछ पैसे आपके लगेंगे, पैड है PDF, ये आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों। तो जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो कहलाता है 14 पूर्व, ठीक। 14 पूर्व एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 अंग भी जैन सिद्धांतों का संकलन उसमें किया गया है, प्रथम जैन सभा में जो किया गया था, ठीक। तो जो ये मेरा अभी ये पूछ रहा है सवाल पूर्वकालीन जैन ग्रंथ, तो मेरा 14 पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। यानी कि वो मेरा था सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन क्या था, जब वो प्रथम बार अपना उपदेश दिए थे, उसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो वो मेरा जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में दोस्त, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। जो त्रिपिटक है वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग याद रखिएगा। पहला होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सुत्त पिटक और तीसरा होता है दोस्तों अभिधम पिटक। जो पहला विनय पिटक में है दोस्तों, वो संघ संबंधी नियम और उसमें आचरण की शिक्षा दिया गया है, ठीक है। और जो सुत्त पिटक है दूसरका में दोस्तों, वो महात्मा बुद्ध के वचन दिया गया है सुत्त पिटक में, ये सब पूछा जाता है। और जो अभिधम
पिटक है दोस्तों, उसमें महात्मा बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। आशा करता हूँ ये तीनों बातें आप लोग ध्यान से सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो संबंधित है वो मेरा जैन धर्म से संबंधित है। ये मेरा ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म, ऑप्शन नंबर कैट मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है दोस्तों? तो कौन सा समान नहीं है? वो हो जाएगा मेरा आत्मदमन, दोनों में ये समान नहीं है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सा पीढ़ी का है दोस्तों? ये 5वां पीढ़ी का है। अगला सवाल है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों? तो किसने किया था? वो किया था आजीविकों ने। ठीक, उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जैसे कि आपके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल दोस्तों स्टार्टिंग में महावीर स्वामी के ये भी शिष्य थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है। उसके बाद ये महावीर की शिष्यता छोड़ देते हैं तथा अपना एक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के स्थापना करता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 29 है दोस्त, कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये सब लोग पता होगा, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे दोस्तों वो थे मेरा उदयन। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों? तो सबसे पहले जो पाटलिपुत्र के रूप में चयन किया गया था दोस्त वो किया गया था मेरा उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था दोस्तों? उदयन था। उदयन से पहले जो मगध राज्य का राजधानी था वो राजगिरी में था। उदयन ने इसको बसाया और वो अपना राजधानी को पाटलिपुत्र में चेंज किया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ देख सकते हैं। जैसे कि मेरा अगला सवाल है दोस्त, कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो जो प्रारंभिक राजधानी जैसे कि बताएं वो मेरा राजगिरी में था, जिसको गिरिब्रज भी बोला जाता था। अगला सवाल बढ़ने से पहले अगर कि अभी तक ने लाइक नहीं किया था, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर नहीं किया, तो जल्दी से पहले कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, अगला सवाल है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? यानी कि अजात शत्रु दोस्तों किस वंश के था? तो अजात शत्रु वो थे हर्यक वंश के थे। ठीक है, अगला है मेरा, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? वो की थी मेरा विलियम जोन्स ने। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और इसको हमको एक वीडियो में निपटाना है, इसीलिए हो सकता है वीडियो 30-40 मिनट के हो जाए, लेकिन सारा का सारा मैं क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी लगभग 125-126 क्वेश्चन हो गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके टीआरई के लिए। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्त। ठीक, ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था मेरे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, 1837 ईस्वी में दोस्तों जेम्स प्रिंसेप जो था एक अंग्रेजी विद्वान था, उसने अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि की पहचान किया था, पढ़ा था। ठीक, अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनी का पुस्तक कौन था? वो था मेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जैसे कि देख सकते हैं, इंडिका किसने लेखक कौन था? तो वही था मेरा मेगास्थनीज। फिर उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दूत था दोस्तों, किसका यह दूत था? तो वो था मेरा सेल्यूकस निकेटर का। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? तो वो था मेरा बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है दोस्तों? तो किस में वर्णित है? वो जूनागढ़ अभिलेख में
यानी कि वर्णित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों। तो किसका भारी झुकाव था, वो था मेरा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल का। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर है कि कलिंग नरेश जो खारवेल का संबंध था वो किस वंश के साथ हो दोस्तों। तो इसके पहले जानने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। जो दोस्तों कलिंग जो था ये चेदी राजवंश का था दोस्तों, और उसका जो संस्थापक था महामेघवाहन नामक एक कोई व्यक्ति था, उसका संस्थापक था, जो बाद में इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा था दोस्तों। तो इससे अगर यही पता चलता है जो कलिंग राजा था वो चेदी वंश का और महामेघवाहन वंश का भी था ये शासक। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा यहाँ पे ई राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो किसको कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन, वो कहा जाता है मेरा समुद्रगुप्त। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किया था, किसने पराजित किया था दोस्तों, तो वो पराजित किया था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ऐसी भूमि जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी उसको अपरहत बोला जाता था। ठीक, अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि चीनी यात्री संग यून ने भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा पर ये कब आया था, तो ये जो आया था दोस्तों आया था लगभग 1517 और 1518 ईस्वी के मतलब बीच में आया था। तो जैसे कि ऑप्शन में मेरा 1515 और 515 और 520 है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। 1518 थोड़ी गलत बोल दिए, 518 520 आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी दोस्तों। तो किसने की थी, वो किए थे मेरा ह्वेनसांग ने, ये सबको पता होगा। आगे तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कल्हड़ की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था। तो जो कल्हड़ का पुस्तक का नाम था दोस्तों ये नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। तो कहाँ पे अवस्थित है, ये अवस्थित है बिहार में। ठीक, इसका जो स्थापना किया था पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 51 में देख सकते हैं कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो जो ये कर्नाट वंश था, कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नान्यदेव, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राजधानी था दोस्तों वो सिमरौयगढ़ में इसने अपनी राजधानी बनाया था। हो सकता है ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो जो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था वो था मेरा हरि सिंह। ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ठीक, अगला सवाल है दोस्त जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 53 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो किस काल में हुआ था दोस्तों, ये धर्मशास्त्र के समय में ये उद्धृत हुआ था। अगला सवाल है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजन की गई थी। तो कनिष्क के टाइम में जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो किया गया था कश्मीर में। ये जो था ये चौथा बौद्ध समिति था जो कि अंतिम था ये। ठीक है, ये कश्मीर के कुंडलग्राम में इसको आयोजन किया गया था तथा जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे मेरा वसुमित्र, आप लोग याद रखिएगा ये सब फैक्ट्स भी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी दोस्तों। जो पहली बौद्ध संगीत की हुई थी वो मेरा हुआ था राजगृह में। ठीक, उसी के ये अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 57 मेरा मिलान करना है। मिलान करने में एक तरफ यहाँ पे दिया गया है महात्मा बुद्ध से कुछ संबंधित चीज़, जन्म, ज्ञान प्राप्ति इत्यादि, और उसके स्थान को मेरा मिलान करना है। तो जो दोस्तों जन्म हुआ था, जैसे को पता होगा जन्म इनका हुआ था जो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था दोस्तों वो बोध गया में हुआ था।
तथा जो प्रथम प्रवचन किए थे वो किए थे सारनाथ में, तथा जो निधन हुआ था इनका कुशीनगर में हुआ था। इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि अभी देखें वो मेरा गौतम बुद्ध का हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ पे मेरा गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर भी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 60 देख सकते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, यानी कि उस राजा के राज्य में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा मर्यादा रखा गया तथा इनको पूजा पाठ भी करने लग गया लोग। तो वो कौन था? वो था मेरा कनिष्क दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ पे थी? ये थी मेरी वैशाली में। ठीक, अगला सवाल की तरफ देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है मेरा यहाँ पे कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ किस में उपलब्ध है? तो वो उपलब्ध है मेरा अंगुत्तर निकाय में। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था मेरा गुप्त युग में, जो कि कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों? तो वो जो प्रसिद्ध था वो था प्रसिद्ध बौद्ध दर्शन के लिए। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मध्यकालीन भारत में मनशबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था दोस्तों? तो एक मध्यकालीन सवाल का आ गया, वो किया गया था सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा 2 गो यहाँ पे मतलब कारण और ये दिया गया है, कथन और कारक, उसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है या कुछ ऐसा। तो इसमें जैसे कि कथन 1 में पढ़िएगा दोस्तों, कथन ए में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बात सही है। उसके बाद अगला है दोस्तों, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। तो यानी कि ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है उसका ये मतलब उसका वर्णन नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन बी में यहाँ पे देखिएगा तो है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे देख सकते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तो किस शताब्दी में हुआ था? वो हुआ था मेरा 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में। ठीक, ये लगभग जो चला था 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच का सारा कहानी है। उसके बाद अगला सवाल जैसे दोस्तों यहाँ की मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन ए में दिया गया पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में दिया गया राजगिरी, जबकि ये दोनों जगहों पर राजधानी थी। पहले जो था राजधानी दोस्तों वो मेरा राजगिरी में था, और बाद में जो राजधानी उदयन ने बनाया था वो पाटलिपुत्र में बनाया था। ये इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, तो आप इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यह नहीं पूछा गया किस राजा का वहाँ पे राजधानी था, इसीलिए इसमें ये दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जैसे कि 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो अगर ये प्रथम राजधानी पूछ दिया है दोस्तों, तो प्रथम राजधानी तो वैसे राजगिरी में थी, लेकिन राजगिरी में ऑप्शन नहीं दिया है, तो मेरा यहाँ पे पाटलिपुत्र आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, पाटलिपुत्र मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अगला सवाल है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ दोस्तों? तो मगध के पश्चात कौन सा वंश है? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि कौन से मतलब बुक्स में उनका जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? तो वो जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बुक है उसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। अगला सवाल मेरा है कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था दोस्तों? जो सिकंदर महान का समकालीन था वो था मेरा घनानंद। ठीक, आगे सवाल है जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
जो चंद्रगुप्त का महल था दोस्तों वो किसका बना हुआ था, तो वो बना हुआ था लकड़ी का। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो देखना है तो आप पटना के कुम्हरार वगैरह में जाइएगा तो यहाँ पर भी अभी भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला है सवाल कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था दोस्तों, तो जो अष्टप्रधान का गठन किया था वो किया था दोस्तों मेरा शिवाजी ने। एक अष्ट प्रधान आता है और एक अष्ट दिग्गज आता है। अष्ट दिग्गज किसके मतलब दरबार की शोभा बढ़ाते थे, आप ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक, अष्ट प्रधान मेरा हुआ ये शिवाजी, अष्ट दिग्गज किस में रहते थे ये आप बताइएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो जो शासक थे वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु शासक थे, ये आप बता सकते हैं। आप नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की है मेरा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों, तो कौन से मौर्य राजा ने किया था, वो किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक, अगला सवाल चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मतलब आप लीजिए याद कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किससे प्रभाव मतलब ये मिलता है, वो मिलता है मेरा रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल जैसे आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था दोस्तों, तो कौन सा सम्मिलित नहीं था, वो मेरा था श्रीलंका। अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों, तो वो किया गया था मेरा पाटलिपुत्र, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो जो प्रयुक्त भाषा हुआ था वो प्रयुक्त हुआ था प्राकृतिक भाषा। अगला सवाल है जैसे कि देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है दोस्तों, तो वो जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है दोस्तों, तो जो अशोक का धम्म का मूल संदेश है उसमें आपको जब पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ मतलब धम्म में दिया गया है, जिसमें कि आपको शांति एवं अहिंसा ही मिलेगा, बड़ों का सम्मान भी मिलेगा और धार्मिक सहनशीलता भी मिलेगा। तो ये जब तीनों चीज़ दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ई मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है दोस्तों वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, वो है मेरा भाभरू अभिलेख, भाभरू स्तंभ। ठीक, अगला सवाल है कि अपने अभिलेखों में यानी कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो वो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछता है कि किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, बहुत बार सवाल पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें अशोक आपको टिक करना है। आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो जो अर्थशास्त्र ये जो बुक्स था दोस्तों, ये बुक्स में आपको राजनीतिक नीतियों के बारे में बताई गई है। ये जो बुक्स है दोस्तों अर्थशास्त्र, ये जो मैकियावेली के द प्रिंस बुक्स है उससे इसका तुलना किया जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है दोस्तों, तो अभी जो देखें हम लोग वो राजनीतिक नीतियाँ में था, उसके साथ साथ उसमें आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय के बारे में भी बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आगे सवाल है मेरा यहाँ पे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था दोस्तों, तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ये जो विभाजित किया था 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वो 7 श्रेणी कौन कौन था, तो 7 श्रेणी तक पहला था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मेगास्थनी के 7 श्रेणियों में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप लोग ये जो मैं बोला वो पीछे करके वीडियो भी देख सकते हैं, ये आप लोग सुन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो कहाँ पे उल्लेख किया गया है, वो किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक, अभी तक अगर के वीडियो ने लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। बोलते बोलते मेरा मुँह दर्द करने लग गया, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरा वीडियो नहीं दूंगा, आप लोग को एक ही वीडियो में ये मैं ख़त्म करूंगा, इसीलिए आप लोग से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर लें, जो भी नीडी पीपुल है उसके पास ये इस वीडियो को भेज दिया कीजिए आप लोग। ठीक, ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता।
बाकी अगला जो सवाल है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक था, यह पुस्तक किसने लिखा था? तो ये जो पुस्तक था दोस्तों, ये मनुस्क्रिप्ट जो एक डॉक्यूमेंट था जो कि अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक के द्वारा लिखा गया था। वो नाविक का नाम पता नहीं चलता है कि कौन सा नाविक था, ठीक। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो कौन सा स्रोत से मिलता है? वो मिलता है मेगास्थनीज के मेरा इंडिका से। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? तो सबसे पहले जो राजधानी बनाया, ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब इससे भी पहले जैसे कि ऑप्शन में मेरा उदयन के बारे में नहीं दिया गया है, तो वो मेरा आंसर नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पे मेरा चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अगर उदयन दिया रहता तो मेरा उदयन आंसर होता, ठीक। आप लोग आई होप इतना बातें समझ गए होंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों? तो जो स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था, आपको देख सकते हैं, ये जो बीमा कदफिसेस आप लोग देख रहे हैं, यह एक कुषाण वंश का शासक था। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चला हुआ था, ठीक। अगला सवाल है कि कला के गंधार शैली निम्न में से फली फूली, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था किस समय में हुआ था? तो जो कला का गंधार शैली का विकास हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कुषाणों के शासन में। कुषाण के शासन में एक और मथुरा शैली का भी विकास हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 आप लोग देख सकते हैं दोस्त की है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की कश्मीर में आयोजित की? तो कौन किया था? वो किया था मेरा कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया दोस्तों? तो जो शुंग वंश के बाद आता है वो मेरा आता है कर्ण वंश, ठीक। शुंग वंश का जो अंतिम राजा था दोस्तों वो देवभूति था, ठीक। और ये जो इसका कर्ण वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था वासुदेव, आपको पता होगा, उसकी हत्या कर दी थी ये। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, किस मतलब अभिलेख से? तो वो जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेख से। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 96 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? तो किस काल की है? वो मेरा काल की है, गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीयों के लिए उपयोग किया जाता था, व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा है दोस्तों? तो अगर ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे। तो ये सारा का सारा ही उत्तर भारतीय व्यापार के लिए बंदरगाह यूज किया जाता था, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ही मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसे शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो जो सबसे ज़्यादा दिया था दोस्तों वो मेरा दिया था यहाँ पे गुप्त वंश ने दिया था। ऑप्शन नंबर है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जिनको भी पेड कोर्स लेना हो दोस्तों, यानी कि पेड जो PDF हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, वो दिए गए नंबर पे आराम से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारा कुछ वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। वो एक बेहतरीन आपका कोर्स होने वाला है दोस्तों, ताकि आप कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि देखिए, चाहे तो मैं वो सारा का सारा यूट्यूब पर पढ़ा देता, लेकिन इतना अब टाइम बचा नहीं है कि मैं आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक या क्लास 10 तक का समरी में पढ़ाऊँ, क्योंकि समरी पढ़ाने में बहुत टाइम लगते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। इसीलिए जो नीडी पीपल हैं उनको मैं वो PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि वो खुद से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं दोस्त कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? तो जो भूमि राजस्व की दर थी उस समय वो था उपज का 6ठा भाग था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी दोस्तों? तो किसकी देन अत्यधिक थी वो थी मेरा गुप्त का। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय
एवं सूर्यास्त होते हैं। तो किसने सबसे पहले बात बताया था? ये बताया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं दोस्त, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन नंबर मेरा सुश्रुत मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अगला सवाल दोस्तों कि जो सुश्रुत है तो दोस्तों एक शैल्य चिकित्सक थे वो, ये भी याद रखिएगा। अगला है सवाल कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सबको पता है ये जो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में किया था, जो ये आया था लगभग 337 ईस्वी में आया था ये पढ़ने। अगला सवाल है कि ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था दोस्तों? तो जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वो था मेरा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 में दोस्तों कि कवि बाण निवासी था। जो ये बाणभट्ट थे दोस्तों, बाण से मतलब बाणभट्ट याद रखिएगा, ये जो निवासी था ये था मेरा पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और जिसका जो मतलब हर्षचरित, कादम्बरी, ये सब जो बुक्स आते हैं इसी की रचनाएं हैं। अगला सवाल है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, वो कब बिहार आया था दोस्तों? तो जो बिहार लगभग आया था 671 672 ईस्वी में आया था। ठीक, तो ये 671-72 ईस्वी में आया था, इसीलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? तो किसके शासनकाल में फहियान आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों संस्थापक था जो वो कुमारगुप्त प्रथम था। अगला सवाल है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से संपर्क था दोस्तों? वो था मेरा जावा और सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वह कौन सा राजा था दोस्तों? वह राजा था बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे ये तुर्क मुसलमान थे, खास करके जो बख्तियार खिलजी था एक तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी था, इसके द्वारा ये नष्ट किया गया था दोस्तों। ठीक, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी था? तो वो थे मेरा चंदेल शासक। अगला सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था वो किया था धर्मपाल ने, पाल शासक था ये। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा 114 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में किसका नहीं हुआ है? तो वो मेरा राजवंश है कदम्ब का राजवंश। अगला सवाल जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अगला सवाल है मेरा कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था दोस्तों? तो जो उरैयूर विख्यात था वो विख्यात था मेरा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए ये विख्यात था। अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ये बहुत ही फेमस बुक है, वो था मेरा विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बिना देर किए धीरे धीरे हम लोग अपना खत्म के कगार पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्त? तो सबको पता होगा ये जो पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो चंद्रबरदाई है, तथा जो ये चंद्रबरदाई है दोस्तों ये पृथ्वी 3 के राज दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। स्वप्न वास्तवदत्ता के लेखक कौन है? उसका ऑथर कौन है इस बुक का? वो ऑथर है मेरा भास। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है कुमार संभवन
महाकाव्य की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये कालिदास के बहुत ही फेमस बुक्स हैं, आप लोग जानते होंगे। अगला दोस्त है मेरा किराकार्तुजुनीय पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो किसने लिखा था? ये लिखा था भारवी ने। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 121 में वह स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन है मौन है दोस्तों? मिलिंद पन्हो, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो जो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था वो लिखा था बाण भट्ट ने। ठीक, अगला सवाल है मेरा यहाँ पे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का कौन संस्थापक था? वो था मेरा विजयालय दोस्तों। ठीक, अगला सवाल की तरफ अगर के बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हैं चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चोल काल जो प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था? वो प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 126 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो जो दक्षिण भारत के मंदिर के जो द्वार होते हैं उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है मेरा गोपुरम। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी मतलब प्राचीन भारत से इतिहास का सवाल पूछा गया था पीपीएससी के द्वारा, यहाँ पे हम लोग का ये सारा का सारा कंप्लीट होता है। और आगे आने वाला वीडियो जो कि मध्यकालीन भारत का होगा उसको देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कैसा लगा वीडियो आप फीडबैक में ज़रूर से ज़रूर बताएं। जिसको भी ये चाहिए PDF दिए गए नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। कुछ थोड़ा मामूली सा फ़ी देकर ये PDF को आप पूरा का पूरा हिस्ट्री हमसे ले सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।